दोस्तों नमस्कार। आज हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और इस सीरीज में हम साइंस विज्ञान जो हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, चाहे वो आपका आईएएस हो, पीसीएस हो। पीसीएस में ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आपका पीसीएस होगा तो यहाँ पीसीएस में साइंस से क्वेश्चन काफ़ी ठीक ठाक मात्रा में होते। बीओ हो, लोअर पीसीएस हो, अदर स्टेट पीसीएस हो, एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, यूपी ट्रिपल एससी के जितने एग्ज़ाम हैं, सीटेट के एग्ज़ाम या फिर यूपी टेट, सुपर टेट, एनटीपीसी रेलवे, जहां पर साइंस को विशेष रूप से लिखा गया है सिलेबस में। लेकिन हम लोग एक करते क्या हैं, इधर उधर की बुकों के चक्कर में लगे रहते हैं, जबकि मूल टेक्स्ट बुक जहाँ से क्वेश्चन बनाए जाते उसको हम नहीं करते। हम क्वेश्चन भी आपको दिखाएंगे। सीडीएस, एनडीए, यहाँ तक कि अगर आईएएस पीसीएस में क्वेश्चन स्टैटिक साइंस से पूछा जाना हुआ तो बेसिक वो आपका उसका सोर्स एनसीईआरटी होता है, आपको एनसीईआरटी से मिल जाएगा। आप कुछ मत कीजिए, 6 से लेकर 10 तक की सारी एनसीईआरटी अच्छे से कर जाइए। उसके बाद फिर 12 और 11 के कुछ आपका सेलेक्टेड चैप्टर हैं जो आपको रीड करने हैं, वो कर लीजिए। यकीन मानिए आपका एनसीईआरटी से जो साइंस का एक डर होता है और दूसरा साइंस का क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। सारे आप साइंस के क्वेश्चन कर पाने में आप कैपेबल हो जाएंगे, समर्थ हो जाएंगे। तो अब हमारे साथ आपको इस नई सीरीज में हम बिल्कुल आपको लगेगा कि सर क्लास 6 की एनसीईआरटी हमने कभी ज़माने में इसको रीड किया था, फिर से क्या इसको रीड करना? हाँ ज़रूर, तब ज़रूर इसको रीड करने की आवश्यकता है। पीसीएस में भी क्वेश्चन आईएएस में क्लास 6 की एनसीईआरटी से अगर स्टैटिक जीएस के अंतर्गत साइंस से पूछा जाना हुआ तो क्लास 6 से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, लोअर पीसीएस में पूछे गए, सीटेट में पूछे गए। आप पेपर उठा के देखिए। लेकिन डिपेंड करता है कि आप एनसीईआरटी को किस पॉइंट ऑफ व्यू से रीड किए हो। वही एनसीईआरटी क्लास 6 का बच्चा भी अपने समय में रीड करता है, वही आप रीड करते हो। तो डिपेंड करता है कि आप उस एनसीईआरटी को कितने होलिस्टिक वे में लेते हैं। आप साइंस के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, करंट हटा दीजिए, करंट भी आपको करवाएंगे, करंट वाला आप करंट सुनते रहिए। तो वहाँ साइंस का जो साइंस एंड टेक विज्ञान और प्रौद्योगिकी वाला सेक्शन है वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और स्टैटिक साइंस के लिए ये आपका जो एनसीईआरटी है वो सुन लीजिए। यकीन मानिए 100% क्वेश्चन आपके इसी एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी के बीच से आते हैं। तो हम लोग बगैर समय इन चीज़ों में बर्बाद किए अब सीधे शुरू करते हैं। और ये सीरीज लंबी चलने वाली है। क्लास 6 से हम शुरू करेंगे और वन बाई वन चैप्टर करते हुए हम आपका क्लास 10th तक पूरा डिटेल में करवाएंगे। उसके बाद 10th के बाद 11th और 12th की एनसीईआरटी जो साइंस की है, जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, केवल उन्हीं को हम आपके सामने कराएंगे। तो आइए, सबसे पहले क्लास 6 की एनसीईआरटी है तो इसी में पहला आपका जो चैप्टर है उसमें वैसे कोई आपका बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें काम की हैं उसको हम लोग जान लेते हैं। तो ये पहले चैप्टर का नाम है, हाँ ये आपका पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर का नाम क्या है? तो इसमें पहले चैप्टर का नाम है भोजन या कहाँ से आता है। जो हम लोग भोजन खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, तो ये भोजन आखिरकार आता कहाँ से है? तो इसी चैप्टर को लेकर के, यानी भोजन या कहाँ से आता है, इसी पहले चैप्टर में इसी की चर्चा की गई है। इसके बाद आपका दूसरा चैप्टर भोजन का घटक है और ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो दूसरा चैप्टर है भोजन के घटक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन 1-2 आपके एग्जाम में आना है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तंतु से वस्त्र तक इस बार भी आपने देखा पीसीएस में क्वेश्चन तंतु से आए थे, फाइबर से आए थे। तो पेपर उठा के देखिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा। लेकिन
वही हमारी आदत, मानती नहीं। एक से एक बुक हम साइंस के लिए ढूंढते रहते, एनसीईआरटी को नेगलेक्ट करते, लेकिन अब आपको जितना कुछ बता रहे हैं उतने केवल एनसीईआरटी में पढ़ना है और उसके बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ये भी आपका तंतु से वस्तु तक, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। जंतुओं के समूह बनाना, वस्तुओं के समूह बनाना, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट। पदार्थों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस या मटेरियल्स के बारे में बात की गई है, तो ये आपका। तो इसी प्रकार कुल मिला के इसमें जो चैप्टर हैं, टोटल आपके कितने चैप्टर, 16 चैप्टर हैं। तो हम रोज़ 2-2, 3-3 चैप्टर करेंगे, कुल मिला के एक हफ्ते में आपका ये एनसीईआरटी ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें पहला चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम हम पहले ही बता दिए, चैप्टर का नाम क्या है, भोजन या कहाँ से आता है। तो हम केवल यहाँ उतना आपको बताएंगे जितना आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें आगे वही बताया गया जो हम डेली लाइफ में आपका खाते हैं, रोटी खाते हैं, चपाती खाते हैं, दाल। तो इसमें एग्जाम्पल दे के समझाया गया कि रोटी, चपाती, ये आटा और जल को मिलाते हैं। तो आपका ये यहाँ लिखा हुआ है कि जो रोटी चपाती है इसमें आटा और जल को मिलाने से, दाल ये सब नॉर्मल चीज़ें आप सब जानते हो, यहाँ आपका काम का नहीं। तो कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी, मसाले इत्यादि को मिला करके हम मसालेदार क्या करते हैं, यानी उसको दाल को बनाते हैं। आइए यहाँ तो इस वाले में बताया गया खाद्य सामग्री व उनके स्रोत क्या हैं। तो हमें 2 तरीके से यानी क्या होता, खाद्य सामग्री प्राप्त होती है। खाद्य सामग्री प्राप्त होती, इन्हीं को क्या कहा जाता, खाद्य पदार्थ के नाम से जाना जाता है। इनमें कुछ हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं खाद्य सामग्री, और कुछ हमें कहाँ से प्राप्त होती, और दूसरी हमें पादपों या इसी को पौधों से प्राप्त होती है। जैसे आपकी दाल हो गई, सब्जियां हो गई, गेहूं, चावल हो गया, ये कहाँ से आपको प्राप्त होता, पादपों से प्राप्त होता है। और जैसे आपका जंतुओं से कौन हो गया, मांस हो गया, मछली हो गया, अंडा हो गया, दूध हो गया, झींगा एक विशेष प्रकार की मछली होती। तो आपका ये आपकी यहाँ देखिएगा लिखा हुआ है, दूध, अंडा, मछली, मुर्गा, झींगा यानी मीट जिसे कहा जाता। तो आपका मछली, झींगा, मांस इत्यादि हमें जंतुओं से प्राप्त होता। कुल मिला के हमारे खाद्य सामग्री 2 स्रोतों से प्राप्त होती है। एक स्रोत आपका कौन हो गया, यानी पादप, और दूसरा पौधों से प्राप्त होता, और दूसरा आपका जंतुओं से प्राप्त होता है। अब यहाँ लेकिन पौधा होता तो पौधे के पूरे हिस्से को हम खाने में इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो 2 आपके स्रोत हो गए, एक आपका हो गया पौधा और दूसरा हो गया जंतु, उत्पाद व जंतु। तो इनसे हमें खाद्य यानी सामग्री प्राप्त होती है। तो जो पौधे का जो भाग हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो खाने योग्य होता है, तो उनमें से आप देखोगे कुछ पौधे ऐसे होते हैं उसका केवल एक पार्ट हम क्या कर पाते हैं, खाने में इस्तेमाल कर पाते। लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके एक से अधिक भागों को हम खाने के रूप में अपने खाने में इस्तेमाल कर पाते हैं। जैसे आप सरसों का यहाँ एग्जाम्पल दिया गया कि सरसों का आप साग बना लीजिए और सरसों से आप तेल निकाल लीजिए। तो सरसों का हम क्या कर सकते हैं, सरसों यानी पत्ती से हम साग बना सकते हैं, और सरसों के बीज से हम तेल निकालते हैं। तो इसका इस्तेमाल एक से यानी सरसों एक ऐसा पौधा है जो एक से अधिक भाग उसके खाने योग्य इस्तेमाल होते हैं। इसी प्रकार आप दूसरा एग्जाम्पल सरसों के बाद लेते हैं, केला। तो केले को भी हम एक से अधिक रूपों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप कच्चा केला है तो केले का आप केले की सब्जी भी बना सकते हो, और केले का आप फल के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो केले का यहाँ एग्जाम्पल दिया गया सब्जी और फल। और केले का जो डंठल होता है, बहुत सारे लोग उसकी भी सब्जी बना करके क्या है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो केला हो गया। इसके अलावा और आपका जो गांव से रिलेटेड होंगे उनको सनई के बारे में ज़रूर पता होगा। इस सनई से हम उसके जो सनई के फूल होते हैं, फल होते, उसका इस्तेमाल सब्जी बनाने में कर सकते हैं। और दूसरा इसको हम बोरा जो आपका ये आपका
इससे निकाला जाता है बोरियां या बोरा जो तैयार किया जाता है टाट का, उसका भी हम बना सकते हैं सनई के माध्यम से। तो ये सनई जो होता है उसका इस्तेमाल उसके एक से अधिक भागों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसी प्रकार गांव से जो होंगे मक्के के भी मक्का हो गया, ज्वार हो गया, इसके भी एक से अधिक भागों का इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे? मक्का, तो मक्का के जो बीज होते हैं उसको खाने, जबकि इसका जो डंठल बचा उसको यानी जानवर को खिलाने के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ज्वार का भी यानी रोटी बनाने में ज्वार का प्रयोग हम कर सकते और उसका डंठल को हम जानवरों के खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार आपका अरहर हो गया, अरहर का भी इस्तेमाल हम एक से अधिक भागों में कर सकते हैं। तो आप देखते हो अरहर से कई चीज़ें बनाई जाती है। एक तो दाल के रूप में इस्तेमाल होता, अरहर से जो पत्ती होती है इसको हम जानवरों को खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आईएएस में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन से ऐसे हैं जिनका उपयोग एक से अधिक रूपों में किया जाता है। इसी में से अरहर और ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए थे। तो क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल पूछा गया था, क्वेश्चन आपका बहुत कठिन नहीं था। आगे हम समझ लेते हैं। तो इसमें आपका बताया गया कि हमें जो हमने अभी कहा कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो एक से अधिक रूपों में उसके भाग को हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो हम जो चूंकि जंतु हैं तो मानव क्या करता है, यानी पादप का भी इस्तेमाल करता है और आपका जंतुओं को भी खाने के लिए इस्तेमाल करता है। तो पूरे इस चैप्टर में कहा गया कि यानी 3 भागों में बांटा गया। और क्या कहा गया, एक होते हैं जंतु 3 प्रकार के होते हैं। एक को कहा गया शाकाहारी जंतु यानी शाकाहारी जंतु क्या होते, जो अपने खाने के लिए यानी खाने योग्य पदार्थ का जो इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ से प्राप्त होता है, वो पादपों अर्थात पौधों के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। तो ऐसे जंतु जो पौधे के विभिन्न भागों से प्राप्त उत्पादों का अपने खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं को शाकाहारी जंतु कहा जाता है। जैसे जानवर आपका गाय भैंस इसी शाकाहारी में रखा जाता है। यानी ऐसे शाकाहारी क्या हो गए, जो पादप उत्पाद को खाते हैं उन्हीं को शाकाहारी जंतु कहा जाता है। दूसरा वर्ग यहाँ लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर ऐसे वर्ग जो दूसरे जीवों को खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, दूसरे प्राणियों को खाने में इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता, उन्हीं को मांसाहारी कहा जाता है। तो ऐसे जो आपका केवल पादप वर्ग को अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करें वो शाकाहारी हैं, और जो मांसाहारी कौन है, जो दूसरे जीव जंतुओं का अपना भोजन बनाते हैं, उन्हीं को मांसाहारी कहा जाता है। जैसे हम कहें खरगोश क्या है, ये घास फूस को खाता है, तो खरगोश आपका शाकाहारी हो गया। लेकिन हिरन खरगोश को मार के खा जाता है, तो इसी को क्या कहा जाता, हिरन आपका क्या हो जाएगा, मांसाहारी हो जाएगा। लेकिन एक तीसरी कैटेगरी है, उसी को क्या कहा जाता, तीसरी कैटेगरी को सर्वाहारी कहा जाता है। सर्वाहारी का मतलब क्या हुआ, जो पादप को भी खाएं और मौका मिलते ही आपका जंतुओं को भी सपाट दें, जंतुओं को भी खा जाएं, उन्हीं को सर्वाहारी कहा जाता। और सर्वाहारी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, मनुष्य वर्ग को सर्वाहारी में रखा जाता है। मनुष्य वर्ग को सर्वाहारी वर्ग में रखा जाता है। तो मनुष्य इसी सर्वाहारी कैटेगरी में आता है। तो अब आपको यहाँ देखो एग्जाम्पल यहाँ समझाया भी गया कि शाकाहारी का मतलब क्या हुआ। इसमें और आप सोच के बनाइए। गाय हो गई, मांसाहारी में कौन आता, शेर आता है, मांसाहारी है। और आपका सर्वाहारी में कौआ को आप देखते हो। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ लेगा, वो आपका नहीं सोचोगे तो कौआ दोनों चीज़, आपका दूध आपका खाना भी खा जाता है और मौका पाते ही आपका
इसके साथ साथ अन्य उत्पादों को भी आपका खा जाता, कौवा मांस इत्यादि को भी खा लेता है, यानी जीव जंतु छोटे कीड़े मकोड़ों को भी खा जाता। तो ये कौवा दोनों सर्वाहारी में आता, इसमें मनुष्य भी आएगा। और दूसरा, बिल्ली को देखते हो, दूध भी आपकी पी जाती है और साथ में क्या खा जाती, यानी आपका खाना उत्पाद भी खा जाती और साथ ही आपका चूहों को भी मार के खा जाती, चूहों को। तो ये बिल्ली भी आपकी क्या है, सर्वाहारी में आती है। जबकि गाय केवल चारा खाती है, भैंस केवल चारा खाती, बैल आपका चारा खाता, तो ये आपका शाकाहारी होगा। मांसाहारी शेर है, सर्वाहारी आपका कौवा सर्वाहारी में रखा जाता। तो इस प्रकार ये पहला चैप्टर इसी के साथ समाप्त होता। तो ये देख लीजिए, इसमें आपने क्या सीखा। इसमें सीखा कि हमारे भोजन का मुख्य स्रोत क्या होते हैं। तो हमारे भोजन का मुख्य स्रोत आपके दो हैं, एक को पौधा कहा जाता और दूसरे को जंतु कहा जाता है। जो केवल पौधे को खाते हैं उनको क्या कहा जाता, पौधे व उससे बने उत्पाद को इस्तेमाल करते अपने भोजन में, उन्हें शाकाहारी कहा जाता। जो जंतुओं को अपना भोजन भक्षण के रूप में इस्तेमाल करते उनको मांसाहारी कहा जाता। जो दोनों को खा जाते, पौधे व जंतुओं को खाते हैं, उन्हीं को सर्वाहारी कहा जाता है। जैसे मनुष्य इसी सर्वाहारी वर्ग में भी आता है, क्योंकि वह शाकाहारी यानी सब्जियों और आपका दाल चावल खाने के साथ साथ मीट मछली अंडा मांस इत्यादि को भी इस्तेमाल कर जाता है। तो मनुष्य क्या सर्वाहारी है। कौवा भी एनसीईआरटी में बताया गया, कौवा भी क्या है, सर्वाहारी है। तो पहला चैप्टर आपका समाप्त होता है। आगे आइए, बाकी इसके अब अपने आप इसको रीड कर सकते हैं। तो लिखा है, बाघ एक है क्योंकि यह केवल मांस खाता। तो केवल जो मांस खाएगा, तो आपका यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आपका क्या हो जाएगा, यानी केवल आपका मांसाहारी बाघ क्या है, बाघ को किस में रखा जाता, मांसाहारी में। हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है, इसलिए इसे किस में रखा जाएगा। तो इस वाले में आप क्या भर दीजिए, शाकाहारी भर दीजिए। पहले वाले में क्या भरा जाएगा, मांसाहारी भर दीजिए, तो यहाँ मांसाहारी आएगा। आगे, तोता केवल क्या खाता है, तोता केवल उत्पाद खाता है। तो तोता यहाँ देखो, पादप दिया, दूध दिया, गन्ना दिया, तो इसमें बताइए तोता क्या खाता है। तो इन्हीं में से आपको भरना है। तो तोता केवल पादप उत्पाद खाता, तो यहाँ क्या भर दीजिए, यहाँ पादप भर दीजिए। अगला, जो हम आगे क्या ले, जो हम पीते हैं वह प्रायः गाय भैंस या बकरी से प्राप्त होता, इसलिए यह जंतु उत्पाद है। तो यहाँ इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें दूध भरा जाएगा। अगला वाला लास्ट है, हमें चीनी कहाँ से प्राप्त होती। तो चीनी किससे प्राप्त होती है, गन्ने से प्राप्त होती। तो आपकी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई और पहला चैप्टर फिनिश हुआ। आते हैं दूसरे चैप्टर की ओर, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा, ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए काम का है। इसमें कहा गया कि भोजन के घटक क्या होते हैं। दूसरे चैप्टर में किसके बारे में बताया गया, भोजन के घटक क्या हैं। हम डेली भोजन क्यों लेते हैं, क्योंकि इससे हमें, आप कहोगे इससे हमें ऊर्जा मिलती है, हमारे शरीर का विकास होता है, वृद्धि होती रहती है। अगर हम भोजन नहीं लेंगे तो हमें जो डेली लाइफ या हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो न्यूट्रिएंट चाहिए, पोषक पदार्थ चाहिए, वो आपकी कमी हो जाएगी, जिससे हमारा शरीर काम करना बंद कर देगा। तो इसका जवाब भी यही है। तो हमारे शरीर के लिए कई हम कच्ची सामग्री को इस्तेमाल करते हैं। तो जो ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर के विकास एवं वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं और जिनका हमें इस्तेमाल समय समय पर किया जाना अनिवार्य होता है, उसी को क्या कहा जाता, उसी को पोषक पदार्थ कहा जाता है, पोषक पदार्थ कहा जाता। तो यहाँ लिखा भी है कि कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के कुछ आवश्यक घटक होते, इन घटकों को हम क्या कहते हैं, इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। तो पोषक को हमने बताया भी, ऐसे खाद्य पदार्थ जो हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए समुचित मात्रा जिनकी आवश्यकता होती है या आवश्यक होते, उन्हीं को पोषक कहा जाता है। तो अब यहाँ हमने जान लिया पोषक क्या है। तो पोषक को समझ लिए। पोषक कितने प्रकार के होते हैं, तो पोषक कई प्रकार के होते हैं, जिनमें प्रमुख हैं कार्बोहाइड्रेट प्रमुख हैं, और क्या प्रमुख है, प्रोटीन, और क्या वसा, और क्या विटामिन, और विटामिन के साथ साथ एक और है जिसे खनिज लवण कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन,
प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता तो हमारे शरीर के लिए किसकी किसकी ज़रूरत होती है, तो हमारे शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, और विटामिन के साथ अगला हमने बताया किसकी ज़रूरत होती है, यानी खनिज लवण की, खनिज लवण की ज़रूरत होती। इसके अलावा कुछ रेशेदार पदार्थों की भी हमारे शरीर में आवश्यकता होती है, कुछ रेशेदार पदार्थों की भी हमारे शरीर में आवश्यकता होती है। तो ध्यान दीजिएगा, आपके कौन कौन हो गए, तो आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गया, उसके बाद आपका खनिज लवण के बाद आपका कुछ रेशेदार जो पदार्थ होते हैं, इन्हीं को एक शब्द में क्या कहा जाता, रुक्षांश कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता, रुक्षांश कहा जाता है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मज़ेदार आपका कुछ परीक्षण करने के लिए बात की गई है, यानी यहाँ से क्वेश्चन अब आपका बना दिया जाएगा तो आप तुरंत क्वेश्चन आप गलत कर दोगे। तो यहाँ क्रियाकलाप कुछ बताई गई है। यहाँ पहली क्रियाकलाप नंबर 1 कहाँ गया, क्रियाकलाप नंबर, हाँ, क्रियाकलाप नंबर 1, इसमें देखिए यहाँ देखिए मंड के लिए परीक्षण। तो पहला क्वेश्चन यही पूछ लेगा कि मंड के लिए परीक्षण में किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मंड के परीक्षण के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इसी को स्टार्च बोलते हैं, स्टार्च, या इसी को क्या बोलते हैं, मंड बोलते हैं। तो इसके परीक्षण हम कैसे जानेंगे कि मंड है या स्टार्च है, तो इसका परीक्षण करने के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री कुछ मात्रा में ले लीजिए, और उसमें जो कच्ची सामग्री, मान लो ये आपका कच्ची सामग्री आपने ले लिया, मंड का परीक्षण हम लोग देख रहे हैं। तो मंड के परीक्षण में अब इसमें तनु, दो प्रकार के विलयन होते आगे हम समझेंगे, एक को तनु विलयन, एक को सांद्र विलयन कहा जाता। जिनमें मात्रा उस पदार्थ की ज़्यादा होती है तो उसी को क्या कहा जाता, सांद्र विलयन कहा जाता। जिनमें वो आपका हल्की मात्रा होती जल के साथ, उसी को तनु विलयन कहा जाता है। दो पदार्थ मिलाए जाएं, जिनमें एक की मात्रा ज़्यादा हो सांद्र होगा, जिनमें एक की मात्रा कम हो तनु विलयन हो आपका होता है, तनु विलयन होता। तो यहाँ समझिएगा, तो इसमें क्या बताया गया कि आप स्टार्च या मंड, आप मंड ले लीजिए, और मंड के बाद आपको क्या करना है, इस मंड में ध्यान दीजिएगा, इस मंड में आपको यानी तनु आयोडीन लेना है। क्या लेना है, तनु आयोडीन। अगर तनु आयोडीन आप इसमें इस खाद्य पदार्थ मंड में मिलाते हैं, अगर ये नीला या काला हो जाए, समझिएगा, ये या तो नीला हो या फिर काला हो, अगर इसका जो पेस्ट आपने लिया था मंड का, उसमें तनु आयोडीन मिलाने पर अगर इसका कलर नीला या काला हो जाता है, तो नीला काला ये दर्शाता है कि ये क्या है, मंड है। अब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा कि मंड का परीक्षण करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तनु आयोडीन का, उसके बाद आपका तनु ब्रोमीन का, इसके अलावा आपका अन्य कई आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ऐसे विलयन आपका दे दिए जाएंगे और फिर पूछेगा किसका इस्तेमाल किया जाता। लेकिन हम लोग इसको बिल्कुल नेगलेक्ट कर देते हैं, क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं। तो पहला मंड का परीक्षण करने के लिए तनु आयोडीन को मंड के कच्चे पदार्थ या सामग्री में मिलाते हैं, और फिर देखते हैं अगर कच्चे पदार्थ या सामग्री जो हम मंड का लिए थे उसका कलर नीला या काला हो जाता है, तो इंडिकेट करता है कि मंड है। तो एक प्रयोग आपने देख लिया, मंड का परीक्षण आप कर चुके हैं। मंड के बाद अब अगला हम देखते हैं दूसरा, प्रोटीन का परीक्षण। प्रोटीन कैसे है कोई आपका, तो प्रोटीन ऐसा पदार्थ ले लीजिए जिसमें प्रोटीन हो, मान लेते दाल सबसे अच्छा होता है, तो इसका पेस्ट बना लीजिए, प्रोटीन का स्रोत, तो दालों में आपका प्रोटीन होता है। तो आपका इसका पेस्ट आपने बना लिया जिसको आपको टेस्ट करना था, फिर इससे आपका पेस्ट जो आपका बना लिया दालों का, इसमें आप क्या कीजिए, तो ध्यान से समझिएगा, इसमें अब आपको क्या करना है, यानी कुछ बूंदे आपको क्या करना, कॉपर सल्फेट, यहाँ मात्रा भी बताएगी, 2 बूंद कॉपर सल्फेट और आपका 10 बूंद कास्टिक सोडा।
कास्टिक सोडा। ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या कहा गया कि आप क्या कीजिए, यानी 2 बूंद किसकी मिलाइए, कॉपर सल्फेट CuSO4 की कॉपर सल्फेट की मिला लीजिए, उसके बाद कास्टिक सोडा, और उसके बाद 10 बूंदे किसकी मिला लीजिए, कास्टिक सोडा का मिला लीजिए। अगर इन 2 पेस्ट जो आपने डाल का तैयार किया था, ये कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा दोनों का से हैं, कॉपर सल्फेट व कास्टिक सोडा 2 बूंद कॉपर सल्फेट हुआ, 10 बूंद कास्टिक सोडा, मिलाने के बाद उसको हिलाइए, मिला लीजिए। और मिलाने के बाद अगर इसका कलर बैंगनी रंग का हो जाता, पेस्ट का कलर जो आपने पेस्ट लिया था इसमें 2 बूंद आपने किसकी मिलाई, तो 2 बूंद आपने कॉपर सल्फेट की मिलाई और 10 बूंद किसकी मिलाई, आपने कास्टिक सोडा की मिलाई। अगर इस पेस्ट का कलर बैंगनी हो जाए, उसमें काला व कैसा हुआ था, नीला हुआ था, अगर इसका कलर बैंगनी रंग का, बैंगनी कलर का हो जाता तो ये दिखाता है ये प्रोटीन, यही प्रोटीन है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रोटीन का परीक्षण करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने अभी कहा कि प्रोटीन का परीक्षण करने के लिए कास्टिक सोडा व कॉपर सल्फेट का एक निश्चित अनुपात में प्रयोग किया जाता। और किस कलर में हो जाता प्रोटीन, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता। तो ये आपका बैंगनी रंग का हो जाता और यही बैंगनी रंग प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। अगला जो दिखाया गया, वसा का परीक्षण दिखाया गया। किसका परीक्षण दिखाया गया, वसा का परीक्षण दिखाया गया। तो वसा के परीक्षण या फैट के परीक्षण के लिए क्या आप जिस इसमें खाद्य पदार्थ आप मान लो सरसों ले लिए, सरसों का एक पेस्ट बना लीजिए और उसको एक कागज़ में क्या कीजिए, लपेट लीजिए और लपेटने के बाद उस पर आपका क्या कीजिए, उसको लपेट के कूटिए। लेकिन ध्यान रहे जो कागज़ में का एक जो भाग लिए थे, टुकड़ा लिया था, वो फटना नहीं चाहिए। और फिर आपका हल्का हल्का कूटिए और कूटने के बाद फिर आपका अलग कीजिए उस पदार्थ को। और फिर आप कागज़ जिसमें लिए थे, कागज़ को आप लाइट इस पर डालिए, तो लाइट इधर डालने पर आपको धुंधला सा प्रकाश दिखाई देगा। और ये धुंधला सा जो प्रकाश दिखाई दे रहा है यही क्या दर्शाता, और हल्का हल्का कुछ आपका इसमें चिपचिपा पदार्थ दिखाई देगा, उसी को क्या कहा जाता, वसा कहा जाता। वसा की उपस्थिति को दर्शाता है, वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो ये 3 आपके परीक्षण आपके हो चुके। तो यहाँ देखो लिखा भी है कि कागज़ के तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में, जो कागज़ का तेल का धब्बा उसमें हो जाएगा, वही धब्बे दिखाई देंगे, वही आपका वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो हम लोग किसका परीक्षण देखें, मंड का परीक्षण समझ चुके। मंड के बाद प्रोटीन का परीक्षण कैसे करना वो भी कर सकते हैं। उसके बाद वसा का, मंड के परीक्षण में हमने कहा किसका इस्तेमाल होता, तनु आयोडीन का। ध्यान दीजिएगा, मंड के परीक्षण, मंड का कोई पदार्थ भी दे सकता है, तो उसमें मंड का परीक्षण तनु आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं। और कलर क्या हो जाएगा, तो बैंगनी या काला या नीला काला या कैसा हो जाएगा, काला व नीला हो जाएगा। फिर हमने कहा प्रोटीन में के यानी परीक्षण के लिए किसका इस्तेमाल किए थे, कॉपर सल्फेट की 2 बूंद और आपका कास्टिक सोडा की 10 बूंदों का इस्तेमाल किए थे। और फिर आपका बैंगनी कलर हो गया था। वसा में किसका इस्तेमाल, धब्बा आपका कागज़ लिए थे और कागज़ में आपका लेप बना करके उसको क्या किए थे, कूटे थे पदार्थ को। और फिर आपका क्या हो गया था, कागज़ का कलर, तो कागज़ के ऊपर आपके धब्बे दिखाई दिए थे। जब प्रकाश उसमें डाला गया तो प्रकाश धुंधला दिखाई देता था, वही वसा की उपस्थिति को दर्शाता था। अब हम समझ लेते हैं इनके स्रोत क्या है। तो ये आपका सबसे पहले हम अब इसमें बताया गया, सबसे पहले आपका कार्बोहाइड्रेट से ही शुरू करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में इसमें क्या की गई, चर्चा की गई है। तो अब समझ लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्यों ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, कार्बोहाइड्रेट आखिरकार क्यों ज़रूरी है, तो ध्यान से समझिएगा। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। समझिएगा, वसा से भी ऊर्जा हमें मिलती है, लेकिन हम चूँकि वसा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते नहीं। अगर दोनों में वसा भी, समझिएगा, हमारे शरीर को जो ऊर्जा मिलती है, एक तो वसा से मिलती है और दूसरा हमें कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। तो अगर पूछा जाए
कि दोनों में सबसे ज़्यादा, यानी आपका 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लीजिए, 1 ग्राम वसा लीजिए, तो आपको ज़्यादा किसमें आपका एनर्जी मिलेगी शरीर को, तो आपका आंसर वसा होगा। लेकिन मुख्य जो स्रोत इस्तेमाल किया जाता है हमारे भोजन में वो कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट लेना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे हमें क्या मिलती है? हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान होती है। कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ही ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ही ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन कहा जाता है। तो इनके स्रोतों की अगर हम बात करें तो देखिए कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत दिए गए और ये आपको बिल्कुल आपका पता होना चाहिए। तो इसमें कौन कौन है? तो सबसे पहले आप यहाँ गेहूँ देख रहे हो। गेहूँ में क्या पाया जाता? कार्बोहाइड्रेट। गेहूँ में क्या पाया जाता? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता। तो इसीलिए हम रोटी चपाती खाते तो हमें ऊर्जा मिलता। चावल, बाजरा, ध्यान दीजिएगा, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया मक्का हो गया। इसके बाद यहाँ आपका आम से भी कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। आम के बाद पपीता, पपीता, उसके बाद तरबूज, और तरबूज के बाद ऊपर देखिएगा आपका कौन है? पपीता के बाद गन्ना से भी कार्बोहाइड्रेट आपका प्राप्त होता है। गन्ना के बाद आपका आलू हो गया, और शकरकंद, या इसी को क्या कहा जाता? इसी को शकरकंद, या गांव में इसको गंजी बोलते हैं। जो गांव से रिलेटेड होंगे तो ये आपका क्या है? शकरकंद है। तो कौन कौन आपके हो गए कार्बोहाइड्रेट के स्रोत? तो आप बिल्कुल आप भोजन रोज इस्तेमाल करते हो और आपको ये करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ हैं गेहूँ, चावल भी इसी में आता है। गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का भी आपका देखते हो, आपका मोटा अनाज में आता है बाजरा और मक्का, लेकिन हमारी आदत है हम इसको खाते ही नहीं, खाना चाहिए। उसके बाद आपका आम हो गया। आम के बाद तरबूज, आम इसी कार्बोहाइड्रेट भी आम में पाया जाता है। आम के बाद तरबूज के बाद पपीता में कार्बोहाइड्रेट होता। उसके बाद आपका आलू में कार्बोहाइड्रेट होता। गन्ना और शकरकंद। जो जितने एनसीईआरटी में दिए इतने तो आपको बिल्कुल कंफर्म पता होना चाहिए। इसी में से कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा। क्वेश्चन आपका ये बना देगा तो ये आपका तरबूज या आपका आम, जो जानते हो कि गेहूँ है, चावल है, बाजरा है, मक्का है, आलू है, गन्ना है, इनको आप जानते हो जनरली कि इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आपके एग्जाम में और आपको वही याद रखना चाहिए जहां आपको कन्फ्यूजन होती। तो इसके अलावा हमने क्या बताया? शकरकंद में भी आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता। शकरकंद के बाद आम को ध्यान रखिएगा, आम, तरबूज, पपीता, बाकी तो आप जानते ही होंगे। तो इसमें कहाँ शकरकंद, आम, तरबूज, पपीता, ये भी ध्यान रखने, ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। इसके बाद आपका वसा के स्रोत की बात कर लेते हैं। तो हमने कहा वसा भी ऊर्जा, हमें वसा से ज़्यादा, कम मात्रा लेने से ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। तो वसा के 2 स्रोत हो गए, ध्यान से समझिएगा। वसा के 2, एक आपका समझिएगा पादप वर्ग से आता है, दूसरा आपका जंतु वर्ग से। तो हम सबसे पहले बात करेंगे पादप वर्ग वाली। तो सबसे पहले आइए देखते हैं पादप वर्ग में क्या क्या है। तो आपका बात हम किसकी कर रहे हैं? वसा की कर रहे हैं। तो वसा किससे? तो मूंगफली, तेल, इससे आप देखते हो मूंगफली के तेल निकलता है। उसके बाद तिल से भी आपका तेल निकलता है। और तिल के बाद यहाँ गिरी, तो आपका सरसों, ये सब आपका हो गया। तो मूंगफली हो गया, गिरी हो गया, गिरी के बाद आपका तिल हो गया। ये सब आपके क्या? पादप हैं, जिससे आपका तेल निकाला जाता है। उसके बाद आइए इसमें आइए जंतु वर्ग में, जिससे हमें क्या प्राप्त होता हो, यानी वसा में कौन आते हैं? तो मांस हो गया, मछली हो गया, ये बना भी है आपका, अंडा हो गया, घी, मक्खन, ये सब इसी में आ जाएंगे जितने भी है। तो मांस, मछली, अंडा, घी, मक्खन, ये सब, अब दूध, ध्यान दीजिएगा, दूध, क्रीम, ये सब आपके वसा के स्रोत हैं। तो कौन हो गया? मांस, मछली, अंडा, घी, मक्खन, क्रीम, ये आपके किसके स्रोत हैं? ये आपका दूध आपका इसमें वसा में भी आता है।
ध्यान से समझिएगा। अब आगे देख लेते हैं। तो हमने 2 को कार्बोहाइड्रेट को निपाट दिए। कार्बोहाइड्रेट के बाद फिर हमने किसको समझा? वसा। वसा में हमने 2 समझा, एक आपका पादप वर्ग और दूसरा आपका पादप वर्ग में हमने कहा कि आपका मूंगफली हो गया, तिल हो गया, गिरी हो गया, सरसों हो गया, ये आपका पादप। जंतु में आए तो हमने कहा मांस है, मछली है, अंडा है, मांस मछली, अंडा है, अंडा के बाद मक्खन है, दूध है, घी है, ये सब आपका किस में आएगा? ये वसा के जंतु वर्ग में आएगा, क्योंकि हम इसे जंतुओं से प्राप्त करते हैं। इसके बाद फिर आपका प्रोटीन देख लेते हैं। ये प्रोटीन देखो यहाँ बना हुआ है। तो प्रोटीन में कौन कौन आता है? तो प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में आपका ध्यान समझिएगा, सोयाबीन। आप ध्यान रटते भी हो कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता? तो सोयाबीन में प्रोटीन की उपस्थिति सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद राजमा हो गया, तुअर दाल, तुअर का मतलब अरहर की दाल हो गई, उसके बाद मूंग की दाल हो गई, चना हो गया, चना के बाद मटर हो गया। तो इन सब में क्या पाया जाता? इनमें प्रोटीन। जितने प्रकार की दालें होती हैं, दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती। और दालों में पूछा जाए किस दाल में सबसे ज़्यादा, तो आप समझिएगा इसमें सोयाबीन जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो कौन कौन इसके हो गए? तो आप नाम अपने आप बता सकते हो। तो आपका सोयाबीन हो गया, राजमा हो गया, तुअर दाल अरहर की दाल हो गई, मूंग हो गई, चना हो गया, मटर हो गया। तो सोयाबीन, अरहर की दाल, मूंग हो गया, राजमा हो गया, और उसके बाद आपका चना हो गया, मटर हो गया। ये आपके क्या है? प्रोटीन के पादप वर्ग के स्रोत हैं। और दूसरा यहाँ वही फिर आपका आ गया कौन? जंतु वर्ग में। तो जंतु वर्ग में भी आपका जिसमें आपका मांस मछली, ये आपका कॉमन है, मांस मछली, अंडा और आपका पनीर, दूध। मांस मछली, अंडा, पनीर, दूध, ये मुख्यतः इसमें हैं जिनमें क्या पाया जाता? प्रोटीन पाया जाता है। तो मांस मछली, अंडा, पनीर, दूध, ये आपके किस में आते? इसमें आ जाएंगे। किसमें? पादप वर्ग, जंतु वर्ग किसके? प्रोटीन के। अब हम विटामिन की बात कर लेते हैं। तो विटामिन ए, विटामिन कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ विटामिन ए के कुछ स्रोत दिए गए। तो यहाँ देखो दूध, विटामिन ए दूध पाया जाता। गाजर रखी है, इसमें भी आपका क्या पाया जाता? यानी विटामिन ए पाया जाता। और गाजर के बाद एक पपीता रखा है, आपका आम रखा है, आम में भी विटामिन ए पाया जाता। पपीता रखा है, पपीता में भी विटामिन ए पाया जाता। मछली का तेल, मछली के तेल में भी विटामिन ए पाया जाता है। तो विटामिन ए के केवल आप ये गाजर रट लेते हो, लेकिन यहाँ देखिए ये विटामिन आपका ये इतने तो पता होना चाहिए, यहीं से क्वेश्चन आपका बना दिया जाएगा। तो मछली का तेल दे दिया जाएगा और आप रीड नहीं किए हो तो तुरंत क्वेश्चन आपका यानी गलत कर दोगे। तो मछली के तेल में विटामिन ए पाया जाता है। तो किसमें किसमें? गाजर आप बहुत सुनते हो, दूध, तो आपका विटामिन ए किसमें पाया जाता? दूध में पाया जाता विटामिन ए, गाजर में पाया जाता विटामिन ए, पपीता में पाया जाता विटामिन ए, और उसके बाद आम में पाया जाता, उसके बाद मछली के तेल में। तो विटामिन ए के कौन कौन आपके स्रोत हो गए? तो आपका गाजर, दूध, मछली का तेल, 3 तो बिल्कुल रटी गए होंगे। फिर पपीता व आम, पपीता व आम में विटामिन ए पाया जाता है। आगे देखिए विटामिन बी के कुछ स्रोत दिए हुए हैं। तो विटामिन बी किसमें किसमें दिया? तो ये आपका लीवर या यकृत दिया हुआ, कलेजी जिसको कहते हैं, कलेजी कुछ लोगों को बहुत जो मांसाहारी होती है वो बहुत पसंद होती, तो कलेजी खाइए। विटामिन बी आपका प्रमुख इसमें पाया जाता है। तो कलेजी या लीवर या यकृत में विटामिन बी पाया जाता है प्रमुख रूप से। उसके बाद आइए यहाँ ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है विटामिन सी। विटामिन सी, विटामिन सी की बात कर लेते हैं। तो विटामिन सी के कुछ स्रोत आपके सामने दिए गए हैं तो उसकी बात कर लेते हैं। तो विटामिन सी के आप सबसे पहले खट्टे फल, जितने भी खट्टे फल हैं, खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। पहला हमने क्या कहा? खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। तो खट्टे फल आप अब अपने आप यहाँ लिस्टिंग शुरू कर दीजिए। नींबू हो गया, संतरा हो गया, उसके बाद आंवला हो गया, आंवला हो गया, आंवला हो गया। उसके बाद आपका कौन खट्टे फल? टमाटर हो गया, टमाटर। तो कौन कौन हो गए? नींबू हो गया, आंवला हो गया, उसके बाद संतरा हो गया, संतरा के बाद आपका कौन हो गया? टमाटर हो गया। और टमाटर के बाद आपका इतने के बाद जो बचे हैं उसको ध्यान रखना है, यहाँ हरी मिर्च,
यहाँ हरी मिर्च या मिर्च दे दिया गया। और उसके बाद अमरूद, अमरूद में विटामिन सी पाया जाता है। ध्यान से समझिएगा, अमरूद में विटामिन सी होता। कच्चे अमरूद खाइए तो आपको खट्टापन का एहसास होगा। तो अमरूद और मिर्च में आप गलत कर सकते हो, तो मिर्च में विटामिन सी पाया जाता है। इस पे जो ध्यान से समझिएगा, मिर्च में आपका क्या पाया जाता, विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। हम लोग अब अपने आप पढ़ना होता तो इसको सीधे नेगलेक्ट कर देते, ध्यान से देखते भी नहीं, और यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में बना देता। तो विटामिन सी के हमने कहा नींबू हो गया, आंवला हो गया, संतरा हो गया, उसके बाद टमाटर हो गया, टमाटर के बाद मिर्च हो गया, और मिर्च के बाद अमरूद, इनमें विटामिन सी पाया जाता है। अब इसके अलावा विटामिन के बाद आपका कौन आता है, यानी इसके बाद विटामिन डी आता। तो विटामिन डी हम देख लेते हैं। विटामिन डी ये आपका ये अगला वाला विटामिन डी दिया। मांस, मछली, अंडा, 3 तो यहाँ, कलेजी यहाँ भी है। तो मांस, मछली, अंडा और दूध, मांस, मछली, अंडा ये लगभग तीनों में है। तो मांस, मछली, अंडा, तो यहाँ से क्वेश्चन भी आपका नहीं पूछा जाएगा। विटामिन डी पाया जाता। और इसका एक और बृहद प्राकृतिक स्रोत है सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश में सबसे ज़्यादा सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। अब यहाँ लिखा हुआ कि प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि व स्वस्थ रहने के लिए होती है। समझिएगा, हमने पीछे क्या समझा कि कार्बोहाइड्रेट व वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, जबकि प्रोटीन शरीर की वृद्धि, हमारा हाथ पैर लंबाई बढ़ती चली जाती है। तो इन सब की शरीर की वृद्धि व हम स्वस्थ रहें, हमको कोई बीमारी ना हो, तो इसके लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन की आवश्यकता, इसीलिए प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। तो प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। विटामिन, अब विटामिन क्या करते हैं, तो विटामिन का हम फिर इस्तेमाल क्यों करते, तो विटामिन रोगों से कोई बीमारी हमारे शरीर को ना पकड़ पाए, तो ये विटामिन जो होते ये रोगों से हमारे शरीर की रक्षा प्रदान करते हैं। इनमें से विटामिन हमारी आँख, अस्थि, दांत व जो आपके मसूड़े हैं, इनको स्वस्थ रखने में सहायता प्रदान करते हैं। तो ये विटामिन की मदद से हमारे शरीर को रोगों से रक्षा होती, और किसी भी प्रकार का रोग हो सकता है। तो इनमें कौन आपका रोग हुआ, जैसे आँख, अस्थियाँ, हड्डी, दांत, मसूड़े इत्यादि को स्वस्थ रखा जाता है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं। कुछ आपके जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, और कुछ आपके वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो बी एंड सी ये किसमें है, ये जल में घुलनशील विटामिन है, ध्यान दीजिएगा। बी एंड सी जल में घुलनशील विटामिन है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता बी। और जबकि ए, डी, ई, के ये आपका किसमें है, ये आपका वसा में घुलनशील विटामिन है। तो यहाँ लिखा भी है कि विटामिन कई प्रकार के होते, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता। इनमें से कुछ विटामिन आपका देखो यहाँ दिया गया, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई व विटामिन के नाम से जाना जाता। चूँकि विटामिन बी को फिर कई वर्गों में बांटा गया। विटामिन, इसको ट्रिक से बताएंगे, B1, B2, B3, उसके बाद B6, B12। तो ये कई B1, B2, B3 ये कई हैं, तो इसी को, चूँकि कई हैं तो इसी को बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। तो बी वर्ग को किस नाम से जाना जाता, बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को कई प्रकार के विटामिनों की आवश्यकता, अल्प मात्रा में आवश्यकता होती। विटामिन ए हमारी त्वचा व आँखों को स्वस्थ रखता, ध्यान दीजिएगा। यानी विटामिन ए का रोल क्या है, तो आपका आँख, रतौंधी जो होती विटामिन ए की कमी से होती है, आप जानते हो। दूसरा त्वचा, यहाँ त्वचा वाला आप ध्यान रखिएगा, आँख व त्वचा को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए अगर आप लेते हो, स्रोत समझे चुके हो आपका विटामिन ए कहाँ कहाँ पाया जाएगा। तो विटामिन ए की स्रोत अब तक आप जान चुके होंगे। तो आप विटामिन ए की ज़रूरत है, गाजर कस के खाइए। उसके बाद विटामिन ए में गाजर के साथ साथ हमने कुछ और बताए थे, तो ध्यान कीजिएगा। तो इसके बाद आपका आता है फिर आपका विटामिन ए हो गया। विटामिन ए के बाद आपका विटामिन सी जो है वह बहुत से रोगों से हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करता है। तो सी क्या करता है, हमारे शरीर को कई रोगों से रक्षा प्रदान करता है। तो ये रोगों से यानी रक्षा प्रदान करता है। और विटामिन डी अस्थियों व दांतों को
विटामिन डी का क्या रोल है? तो विटामिन डी आपके दांत हो गए और आपकी दूसरा हो गया अस्थि या हड्डियाँ, इनको मजबूती प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है। और ध्यान दीजिएगा अस्थि व दांतों के विकास में, अब यहाँ फास्फोरस हो ये सब दे दिया, हम कंफ्यूज होंगे, तो ये आपका ध्यान से समझिएगा, चाहे वो अस्थि पूछे या फिर दांत पूछे, दोनों में अगर पूछा जाए किसका कौन सा तत्व, ये कैल्शियम का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। कैल्शियम ही हमारे अस्थि व दांत के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार होता है। तो ये आपका यहाँ तक का हो गया। आगे देख लेते हैं, कुछ अन्य स्रोतों की बात की गई है। आयोडीन युक्त स्रोत जैसे आपका ये दिया हुआ मूली दी हुई है और मछली दी हुई है, मछली में आयोडीन पाया जाता है, तो अन्य ये आपका रखा हुआ है, तो आपका इसमें आपका आयोडीन के हैं, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। लोहे के कुछ स्रोत हैं, लोहा किनमें, हरी पत्तेदार सब्जियां सबसे ज़्यादा खाइए। और यहाँ एक चीज़ और आपको सेब दिख रहा होगा, ये आपका ध्यान से समझिए क्या क्या रखा हुआ है। एक तो ये आपका जो कलेजी रखी हुई है, यकृत में भी लोहा पाया जाता है। उसके बाद ये पालक रखी हुई है, तो हरी पत्तेदार सब्जियों में लोहा आयरन सबसे ज़्यादा होता। और ये ध्यान दीजिएगा जो सेब होता है उसमें लोहा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो आपका इसके बाद आपका ये कुछ खनिज लवण के स्रोत दिए हुए हैं, जो आपका खनिज लवण के स्रोत इसमें दिए हुए हैं, जिनमें आपका दूध है और आपका अंडा है। दूध व अंडा एक खनिज लवण के अंतर्गत भी शामिल किया जाता है। आइए, हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होती, लेकिन अल्प मात्रा में इनकी भी आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि शरीर के उचित विकास एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता होती है। तो ये ध्यान दीजिएगा, खनिज लवण अल्प मात्रा में चाहिए हमारे शरीर को। इसके अलावा हमारे शरीर में पाचन अच्छे तरीके से होता रहे, ध्यान दीजिएगा, पाचन अच्छे तरीके से होता रहे, इसके लिए हमें कुछ रेशेदार पदार्थों की आवश्यकता होती है। इन्हीं रेशेदार पदार्थों को क्या कहा जाता? इन्हीं रेशेदार पदार्थों को आहारी रेशा, या इसी को हमने कहा था किस नाम से? रुक्षांश के नाम से जाना जाता। किस नाम से जाना जाता? रुक्षांश के नाम से जाना जाता है। इनमें साबुत का मतलब हुआ जो आपका जैसे दाल हो गई तो चना साबुत ऐसे खा जाइए। उसके बाद आपका आलू साबुत हो गया, जो ताज़े फल हो गए, सब्जियां, और ये आपके रुक्षांश के एग्जाम्पल हैं। साबुत खाद्यान्न जितने भी आपका साबुत यानी बिल्कुल बगैर आपका पिसी हुई दाल इसमें आ गई। उसके बाद खाद्यान्न दाल हो गई, आलू हो गया, ताज़े फल, सब्जियां, इसी में आता है सब्जियां। और इनसे कुछ ऐसे होते हैं जो रुक्षांश होते हमारे शरीर में कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, ध्यान दीजिएगा। रुक्षांश ध्यान दीजिएगा, इससे हमें कोई भी पोषक पदार्थ हमारे शरीर को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी इससे हमें यानी क्यों इस्तेमाल करना चाहिए? क्योंकि इनकी सहायता से जो हमारे शरीर के अंदर भोजन नहीं पच पाता उसको बाहर निकालने में इन्हीं की सहायता से यानी मदद ली जाती है। तो ये आपका क्या था? आपका रुक्षांश की बात हुई, तो ये रुक्षांश हो गया। इसके बाद यहाँ बात की गई संतुलित आहार की। तो संतुलित आहार चूँकि हम सारा दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता? यानी जो भी हम सुबह से लेकर शाम तक खाने में इस्तेमाल करते उसी को आहार कहा जाता है। हमारे शरीर की वृद्धि व अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आहार में से वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती। इनकी ना तो बहुत ही अधिक मात्रा हो और ना ही बहुत कम मात्रा हो, यानी कम मात्रा हो, बल्कि एक उचित मात्रा में हमें इनकी ज़रूरत होती है। तो इसी को पर्याप्त मात्रा में यानी प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, रुक्षांश, रेशेदार फल, ये सब आपके पदार्थ की उचित मात्रा में आवश्यकता होती। जब ये प्रॉपर उचित मात्रा में सब मिलता रहे तो इसी को संतुलित आहार के नाम से जाना जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता? संतुलित आहार के नाम से जाना जाता। लेकिन कई बार क्या होता है कि छिलका उतार कर सब्जियों और फलों को धोया जाता, तो इससे क्या होता? इनमें कुछ विटामिन नष्ट हो जाते। तो इसीलिए कहा जाता सब्जियों को यानी काटने के पहले ही धो लेना चाहिए, ना कि छिलका उतार के धोना चाहिए। इसके अलावा कुछ पदार्थ को हम बहुत ज़्यादा पका देते हैं तो उससे विटामिन सी समाप्त हो जाता है। तो ये आपका ध्यान से
यहाँ आगे समझिएगा। फिर होता क्या है कि इससे अगर हम कोई एक ही पदार्थ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, जैसे वसा हो गया, इसी को हम क्या करें, यहाँ एग्जाम्पल भी दिया गया, उसी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते रहें तो वसा का बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में फैट जमा हो जाएगा और फैट के जमाव से हमारे शरीर में मोटापा आ जाता है। मोटापा आ जाता तो हमें इसीलिए संतुलित आहार का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि तला हुआ समोसा और ये आपका पूरी कचौरी पकौड़ी इत्यादि का बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन वही मन है मानता नहीं। हम लोग जैसे समोसा देखते हैं, जितने भी ये आपका जंक फूड देखते हैं उसी पे कूद पड़ते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होता है। अब इसमें अगला यानी अभावजन्य का मतलब हुआ जो हमारे शरीर में जिस पदार्थ की जितनी आवश्यकता होती अगर उतनी पूर्ति नहीं हो पाती और यह स्थिति लंबी अवधि तक बनी रहती है तो उससे हमारा शरीर यानी अभाव से ग्रसित हो जाता और इससे विकृतियां या रोग या विकृतियां हमारे शरीर में पैदा हो जाती हैं। इन्हीं को अभावजन्य बीमारी के नाम से जाना जाता है। अभावजन्य बीमारी के नाम से जाना जाता। और अभावजन्य बीमारियों में अगर कोई व्यक्ति प्रोटीन नहीं ले रहा है, प्रोटीन प्रॉपर मात्रा में कोई व्यक्ति प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसका कौन सी बीमारियां हो जाएंगी प्रोटीन ना लेने वाले व्यक्ति को, तो उसकी वृद्धि का यानी क्या हो जाएगा, वृद्धि का विकास रुक जाएगा, वृद्धि शरीर की वृद्धि नहीं होगी, चेहरे पर सूजन आ जाएगी। क्या हो जाएगा, चेहरे पर सूजन आ जाएगी, बालों का रंग बिल्कुल सफ़ेद हो जाएंगे। तो बहुत सारे जो बालों का अब सफ़ेद हो रहा उसका एक कारण है हम प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन नहीं ले पा रहे हैं, तो शरीर की वृद्धि रुक जाती है, आपका चेहरे पर सूजन आ जाती है, सफ़ेद बालों का हो जाता, रंग ही ख़त्म हो जाता। और त्वचा की बीमारियां अगला सबसे इम्पॉर्टेंट है पेचिस ये प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन की कमी से हमें क्या क्या होगा, तो वृद्धि रुक जाएगी, शरीर के बालों का सफ़ेद हो जाना, उसके बाद आपका चेहरे पर सूजन आ जाना, उसके बाद आपका पेचिस जैसी बीमारियां इसकी कमी से होती हैं। अगर इसके साथ प्रोटीन भी ना लें और साथ में कार्बोहाइड्रेट भी ना लें तो तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं लेने की स्थिति में क्या होगा, हमारा शरीर बिल्कुल पूरी तरीके से हमारे शरीर की वृद्धि अवरुद्ध हो जाएगी यानी रुक जाएगी, यानी हमारा शरीर बिल्कुल दुबला पतला कमज़ोर सा हो जाएगा और हम चल फिरने में भी असमर्थ हो जाएंगे। इसीलिए हमें उचित मात्रा में संतुलित आहार लेना चाहिए। सबसे लास्ट जो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए ये टेबल। अभी देखिए विटामिन ए दिया हुआ, विटामिन ए की कमी से यानी इसमें दृष्टिहीनता या आपको दिखाई नहीं देता, इसी को रतौंधी कहा जाता। तो रतौंधी किसकी कमी से होती, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। कमजोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरीके से भी दिखाई देना बंद हो सकता है। विटामिन B1 आ जाते हैं तो विटामिन B1 की कमी से बेरी होता और बेरी में क्या होता, दुर्बल पेशियां व काम करने की ऊर्जा में कमी। काम कर रहे हो तो थकावट बहुत जल्दी लगेगी, समझ लीजिए आपको थकावट और दुर्बल बिल्कुल हड्डियाँ कमज़ोर सी हो जाएंगी। तो ये दुर्बल पेशियाँ हमारे शरीर की जो पेशियां मसल्स हैं ये कमज़ोर हो जाएंगी और हल्का से भी काम करेंगे तो हमें थकावट महसूस होगी। तो ये विटामिन B1 की कमी की निशानी है अगर किसी को ऐसा हो रहा है। तो विटामिन B1 की कमी से बेरी इसमें होता क्या, दुर्बल पेशियां हो जाती हैं, वह काम करने के समय ऊर्जा की कमी का एहसास होता, थकावट महसूस होती है। विटामिन सी से कौन सी बीमारी होती, विकार होता, स्कर्वी होता है और इससे स्कर्वी हो जाता तो जो हमें मसूड़े होते हैं, मसूड़ों में खून आना शुरू हो जाता और ये घाव अगर कहीं आपका मसूड़ों में हो गया भरने में काफ़ी समय लगता है। काफ़ी बाकी स्रोत तो ऊपर बताए, वही सेब संतरा संतरा आंवला इत्यादि का इस्तेमाल कीजिए जब भी विटामिन सी हो जाए, आपका स्कर्वी हो जाए विटामिन सी की कमी से। तो मसूड़ों में खून निकलना, घाव बनने में अधिक समय लगता तो ये विटामिन सी की कमी से होता। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता। रिकेट्स का मतलब जो हड्डियां हमारी होती हैं मुलायम होकर जगह जगह से ट्विस्ट हो जाती, मुड़ जाती हैं, टूट जाती, टूटने वाली, हल्का सा भी आप किसी को ऐंठ दिए तो हड्डियाँ बिल्कुल वो टूट जाती हैं। तो इसी को क्या कहा जाता, रिकेट्स कहा जाता। और ये रिकेट्स आपकी विटामिन डी की कमी से होती। अस्थियों का मुलायम होकर ट्विस्ट हो जाना, मुड़ा जाना, ये विटामिन डी की कमी से होता है। उसके बाद कैल्शियम हमने कहा था हड्डी और दंत क्षय, हड्डियां
टूट के नष्ट हो रही, कमजोर खत्म हो रही या दंत क्षय हो रहा, तो इसमें कैल्शियम की कमी से हो रहा है। आयोडीन, ये आप बहुत जानते हो, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर या घेंगा बीमारी हो जाती। ये जो एक गर्दन होती है, एक गर्दन की जो अस्थि होती है, ग्रंथि होती, ये फूल जाती। और सबसे दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है, ये आप गलत कर दोगे, बच्चों में मानसिक जो विकलांगता होती। अब देखो छोटे छोटे फैक्ट इसमें दिए हुए है, लेकिन हम लोग अगर एनसीईआरटी ना करें तो यही क्वेश्चन गलत कर देंगे। बच्चों में मानसिक विकलांगता आयोडीन की कमी से होती है। अगर बच्चों में दिमाग मंद, यानी उनका मानसिक विकलांगता आ गई, दिमाग उनका काम नहीं कर रहा, दिमागी रूप से वो आपका विकलांग हो गए, तो आयोडीन की कमी से हुआ है। तो गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना व बच्चों में मानसिक विकलांगता का आना, लोहे की कमी से अरक्तता एनीमिया नामक बीमारी हो जाती। कौन सी बीमारी हो जाती? एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है, और इससे कमजोरी का एहसास होता है। तो इस प्रकार आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हुआ। कल हम समझेंगे तीसरा चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।